Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के 100% श्योर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं रिसर्च यूनिट के वो सभी आज हम कवर करेंगे। एंड इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करने में। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना है। एमपीसेट एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बाकी है, लेकिन फिर भी पेपर वन में 75 प्लस स्कोर करना बिल्कुल इजी है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूरे सिलेबस के 30 प्लस मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। गारंटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सॉल्यूशन के साथ हम देते हैं। यहाँ पर आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड आप लोगों की तैयारी में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, 999 रुपीज। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन में कहा गया है, इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव और सब टेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। सो यहाँ पर आपको पता है कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, और उसके दो प्रकार होते हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि नल हाइपोथेसिस को यानी कि शून्य परिकल्पना को जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो ये एक स्कोप आ जाता है फॉर एक्सेप्टिंग दी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि अगर एक को रिजेक्ट करेंगे तो दूसरे को एक्सेप्ट करने का यहाँ पर स्कोप बढ़ जाता है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी चांस फॉर कमिटिंग अ बेटा रेदर देन अल्फा एरर। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान दो प्रकार के एरर होते हैं, बेटा और अल्फा। तो इसमें कहा है जब हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो अल्फा की जगह बेटा की जगह यहाँ पर अल्फा एरर को कमिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो करेक्ट आंसर पे जाने से पहले आपको बताती हूँ हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना क्या होता है। ये किसी भी तरह की प्रिडिक्शन होती है जो हम रिसर्च के दौरान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ये वाला रास्ता ट्राई करो या ये वाली ट्रिक्स ट्राई करो। तो ये हाइपोथेसिस होते हैं। उनको भी नहीं पता कि सॉल्यूशन इसका गारंटेड है या नहीं, लेकिन बस वो हमें एक हाइपोथेसिस, एक परिकाल्पनिक चीजें बताते हैं कि मे बी यहाँ से आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, सो हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं। रिसर्च में हाइपोथेसिस होना बहुत जरूरी है, और अगर हाइपोथेसिस हमारा क्लियर एंड प्रिसाइज होगा तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। वहीं अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात करें, नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस। ठीक है, ये बोलता है कि ए और बी बराबर हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता। ये होता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, मूल शोध परिकल्पना भी इसको बोलते हैं। एंड इसका सिंबल होता है HA और H1। ठीक है, सो ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। इसमें ये कहा जाता है कि दो फिनोमेना या दो चीजों के बीच में डिफरेंस हमेशा होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो बेटा टेस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कि अल्फा के। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेस्टिंग कौन सी करनी है, एरर कौन सा चेक करना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और हाइपोथेसिस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability. So इसका correct answer है ऑप्शन नंबर 4, that is applied research. So applied research क्या होता है, जिसमें ये हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, इनोवेटिव सॉल्यूशन भी ये हमें देता है। इंस्टेंट के साथ साथ इनोवेटिव सॉल्यूशन भी हमें देता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम में अगर हम फंस चुके हैं, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएटली उसको अप्लाई करना है, देन वी कैन यूज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, इसको हम साइंटिफिक रिसर्च की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
In which of the following there is considerable scope for violation of research ethics? So research ethics का उल्लंघन करने की सबसे ज्यादा गुंजाइश इनमें से किसकी होती है? सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन की होती है, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड रिसर्च एथिक्स यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी से हम बात करते हैं, रिसर्च की नैतिकताएं। अब हर काम करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहला जो रूल को तोड़ते हैं वो यहाँ पर तोड़ा जाता है कि जब हम रिसर्च के रिजल्ट को रिपोर्ट में लिख रहे होते हैं। मान लीजिए रिपोर्ट में कहा गया है कि 5.80 डेटा आपका मिनिमम एक लेवल पर होना चाहिए, लेकिन हमारा डेटा अगर 5.78 आ जाता है, तो पहली नैतिकता को हम यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, उसका उल्लंघन पहला यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने 5.78 की जगह 80 कर दिया कि इतने में से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिसर्च के एथिक्स बोलते हैं कि जो डेटा आपका आया है, जो रिजल्ट्स आपके आए हैं, उसको एज इट इज रखिए, उसका 0.1% भी नहीं यहाँ वहां करना है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च टूल्स अगर कोई और यूज कर रहा है, तो वहां पर भी अगर रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, तो उधर भी रिसर्च एथिक्स का वायलेशन करना पड़ता है। डेटा को जब इंटरप्रेट करते हैं तो इसमें ऑनेस्टी की थोड़ी सी कमी रहती है। Okay, next question है, in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variable? कौन सा वो रिसर्च का मेथड है जिसमें स्वतंत्र चर का निरीक्षण करने और अनिश्चित चर पर इसके प्रभाव को मापने के लिए हेर फेर किया जाता है? तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इसको साइंटिफिक रिसर्च जो वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के साथ इसको कंडक्ट किया जाता है। इसमें वेरिएबल के 2 सेट्स होते हैं, वेरिएबल के 2 सेट्स इसमें होते हैं। द फर्स्ट सेट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट। ठीक है, एक सेट जो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर, विच यू यूज टू मेजर द डिफरेंसेस ऑफ द सेकंड सेट। ओके, ऑलरेडी डिटेल में हम ये सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन स्टडिंग पेरेंटल पार्टिसिपेशन एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स? ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा सोर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग बहुत सारे तरीकों को या फिर बहुत सारे डेटा के सोर्सेस को यूज करते हैं एक साथ, उसको ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज बीन व्यूड एज क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बताया, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी के अंदर ही इसको हमेशा हम लोग यूज करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। ये इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फसाइजेस पार्टिसिपेंट perspectives and uses empirico inductive approach। और स्टेटमेंट 2 बोलती है, एक ही अनुसंधान परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध प्रतिमानों का उपयोग करना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें से पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी बिल्कुल गलत है। अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव्स की बात करें, पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव्स, ओके, ठीक है, ये क्या होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम जो है, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव्स एंड यूज ऑफ एम्पेरिको इंडक्टिव अप्रोच को हमेशा यूज करती है। ये एज इट इज स्टेटमेंट है। कभी भी अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स की अगर बात करते हो, तो वहां पर ये आपको चीज नजर आएगी। एंड ये हमेशा किस पे फोकस करता है? गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान किस पे फोकस करते हैं? ये नेचर ऑफ फिनोमिना पे हमेशा फोकस करते हैं। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, एंड इस टाइप के जो भी रिसर्चर होते हैं, दे ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव बोला गया है, यही इसका मतलब है कि जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से यहाँ पर ये काफी सारी चीजों को सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड? वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का सामान्य क्रम क्या है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर
फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देखो दिस, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है। एक्चुअल में मैंने आपको हमेशा बहुत बार बताया है कि हमेशा सबसे पहले प्रॉब्लम जनरेशन होता है। प्रॉब्लम होगा तभी तो रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, सो सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देन आ जाता है आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल, और लास्ट में आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो देखो यहाँ पर तो कंफ्यूज तब भी स्टूडेंट्स होते हैं कि साइंटिफिक मेथड बोल दिया और स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बढ़ा दिया गया। एक्चुअल में चीजें यही होती हैं कि साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले आता है आस्किंग द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड रिसर्च की जाती है, उसके बाद यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर डेटा को एनालाइज किया जाता है, डेटा का एनालिसिस होता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक की फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। सो देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो करेक्ट आंसर है ये एक हाइपोथेटिक और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। It lays stress on generalization to the population characteristics, and it emphasizes numeric data from a large number of people. So ये इसके रिगार्ड में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इन विच यूनिट्स आर चूजन गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस। सो वो कौन सा सैम्पलिंग का अप्रोच है जिसमें कि सबको इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस दिया जाता है सिलेक्शन का। तो देखो आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग के 2 प्रकार होते हैं, probability sampling and non-probability sampling. So probability sampling where all the elements in the population have opportunity of being included in the sample. आपको पता है probability में सबको बराबर का अधिकार होता है, selection का पूरा सब में chances होते हैं। non probability में नहीं होता है, criteria होता है, so जो उस criteria को satisfy करेगा उसका ही इसमें selection होता है। so ये वाला जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंस चांस। सो इसमें देखो कौन कौन से है, इसमें है पहला आपका डायमेंशनल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सो ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, तो मैंने आपको बता दिया। इस पे डिटेल्ड वीडियो है, आपने वो अभी तक देखी है कि नहीं देखी है? इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस श्योर आएंगे। एंड आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट मुझे की है कि यूनिवर्सिटीज पे वीडियो मैं लेकर आऊं, तो जरूर आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरा करूंगी। कल मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उन पे वीडियोस लेकर आऊं। तब तक आप मुझे ये बताइए कि सैम्पलिंग पे वीडियो आपने देखी है या नहीं, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक ये रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उसी के अंदर ये सैम्पलिंग का प्रोसेस भी होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक है, राइट। Next question है a university teacher plans to study the performance of students in implementing specific projects in terms of their creativity level. So इसमें कौन सा रिसर्च का मेथड यूज हुआ है? So इसमें ex post facto हुआ है। ex post facto मेथड क्या होता है? कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बाद फिर रिसर्च की जाती है। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर रिसर्च को शुरू किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर प्रिडिक्ट्स द पॉसिबल कॉजेज बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसके बाद एक बार इंसिडेंट हो गया, उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्यों हुआ था। उसका सॉल्यूशन तो चलो ढूंढना ही होता है, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि ये हुआ क्या, क्यों था, इसका कारण क्या था। ओके, पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम देते हैं, जो कि एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर है, अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। इसके लिए सिर्फ
सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। सो बहुत अच्छा चांस है आप सबके लिए, आज ही इस कोर्स को आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल